Hello everyone, I am Prashant Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish। तो यार कुछ दिनों से मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वाला जो चीज़ है वो आपने छोड़ दिया है साउंड चैप्टर में। तो हाँ यार, वी आर नाउ हेयर टू कंप्लीट दैट पोर्शन ऑफ पार्ट जहाँ से आपका साउंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द टॉपिक? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एंड देयर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर। देखो बेसिक से बताते हैं इसका जरूरत क्या है। घर में आपके पापा हैं, आपकी मम्मी, भाई बहन, दादा दादी सब होंगे, ठीक है, प्रणाम उनको, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बात क्या है कि जब आपके पापा बुलाते हैं आपको तो आप समझ जाते हो कि आपके पापा बुला रहे हैं, और जब आपकी मम्मी आपको बुलाती है तो आप समझ जाते हो कि आपकी मम्मी बुला रही। वैसे ही जब आपका भाई आपको या आपकी बहन आपको बुला रही होंगी तो आपको समझ आता है कि मेरा भाई ही बुला रहा है या मेरी बहन ही बुला रही। तो ऐसा क्या है कि ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि पापा का आवाज अलग, भाई का आवाज थोड़ा अलग। ये मतलब डिफरेंस क्रिएट कैसे हो रहा है? जो हमारा बॉडी अपने आप या हमारा माइंड जो समझ पा रहा है कि ये जो आवाज है वो डिफरेंट है और ये जो साउंड है थोड़ा डिफरेंट है। सो दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लर्न टुडे कि ये जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, और इसी के साथ हमारा टॉपिक शुरुआत होता है, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक साउंड मतलब कि एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक साउंड जो मतलब दो साउंड को डिफरेंशिएट करेगा। तो यार स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट पहला टॉपिक से। पहला होता है आपका लाउडनेस, ठीक है। पहला होता है लाउडनेस कि मान लेते हैं कि एक कोई आवाज़ है जो बहुत ही तेज है, मतलब कि बहुत ही लाउड है, और एक आवाज़ है जो बहुत ही फेंट है, मतलब बहुत ही फीका आवाज़ है। जैसे कि मूवीज में हम लोग देखते हैं ना सनी देओल की आवाज़, जब सनी देओल बोलते हैं कि ओए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो उनकी आवाज़ जो होती है वो लाउड होती है, ठीक है। मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी मूवीज़ मैंने अच्छी खासी देखी हैं और मुझे सारे पसंद आती है उनकी एक्टिंग, ठीक है। सो सैल्यूट टू हिम बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग। लेकिन अभी हम लोग जस्ट एन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो आवाज़ होती है उस समय लाउड रहती है एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि जब वो उतनी तेज बोलती है तो दुश्मन के सामने जो भी विलन रहता है उसका आवाज़ ऐसे नीचे हो जाता है, अरे ये धीरे धीरे बोलने लगता है, ठीक है। सो सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो लाउडनेस क्या एक ऐसा साउंड है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, उसकी आवाज़ लाउड थी, इसकी आवाज़ थोड़ी सी धीरे है या कम है या फेंट है, जिसकी वजह से हम लोग दो साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पापा की आवाज़ बहुत ही लाउड है और जो मेरा भाई है या मेरी बहन है उसकी आवाज़ बहुत ही लो है, जिसकी वजह से मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आया, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आया जिसकी वजह से हम एक लाउड साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक फेंट साउंड से। तो ये हमारा बन गया क्या, एक कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, लाउडनेस से जुड़ता हुआ एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बाबू लोग? बोलते रहो, इंटेंसिटी। ये क्या होता है ध्यान समझना, ठीक है। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, इतना तो जानते होगे ना। तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी क्या होता है, जूल होता है ना। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। मान लेते हैं हम यहाँ पर सामने में एक एरिया बना लेते हैं, ये मेरा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर है, मान लेते हैं, ठीक है। सो अभी जब हम बोल रहे हैं तो मेरे मुंह से साउंड निकल रहा है, मतलब एनर्जी निकल रही है। तो ये एनर्जी एक सेकेंड में कितना सारा एनर्जी यहाँ से पास कर रहा है, ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है मेरे सामने, ठीक है, इसमें से कितना सारा एनर्जी है जो इस पर्टिकुलर एरिया से जा रहा है, कितना सारा साउंड एनर्जी जो पर सेकेंड कितना सारा एनर्जी इस पर्टिकुलर एरिया से जा रहा है, वो होता है हमारा इंटेंसिटी। थोड़ा सा अजीब है बट हाँ आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, काम आपका चल जाएगा। अच्छा, जूल पर सेकंड क्या होता है, पावर होता है ना, मतलब वॉट लिख सकते हैं। सो वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। समझ में आया? अच्छा, ये जो टॉपिक खत्म होता है उसके बाद हमारा क्या आता है, एक चीज कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ ये हमारा लाउडनेस। तो लाउडनेस में क्या बताया गया, ध्यान समझना इस चीज को, ठीक है, ध्यान समझना बाबू लोग, ठीक है, कि लाउडनेस क्या होता है हमारा एक सब्जेक्टिव चीज होता है। क्या होता है लाउडनेस हमारा एक सब्जेक्टिव नेचर का होता है। और जो हमने अभी जस्ट पढ़ा इंटेंसिटी, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। वेरी गुड। तो भैया ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होती क्या चीज है, ध्यान समझना, मेरे वर्ड को पकड़ना, हो सके तो नोट्स में लिख लेना, ठीक है, ध्यान समझो, ठीक है। कि कोई भी चीज सब्जेक्टिव होती है उसका मतलब क्या है कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते। दोबारा बोलता हूं, हम उसे मेजर नहीं कर सकते। और अगर वो चीज ऑब्जेक्टिव है मतलब हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या आप बताना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे कि अगर आप बुक में देखो तो, ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक को कि लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव नेचर एंड इंटेंसिटी इज अ ऑब्जेक्टिव नेचर। इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि जो आपका लाउडनेस होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला होता है क्या, पहला होता है इंटेंसिटी
इंटेंसिटी को ऐसा बताया गया कि जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मेरा एक साउंड बॉक्स है, ठीक है, मान लेते हैं मेरा साउंड बॉक्स है, मस्त एकदम गाना चल रहा है, चल छैया छैया वाला, ठीक है। तो यहाँ से जो साउंड निकल रहा है, तो यहाँ साउंड एनर्जी निकल रहा है एक पर्टिकुलर मीटर स्क्वायर से, इसको हम लोग मेजर कर लिए, हाँ इतना इंटेंसिटी निकल रहा है। ये साउंड मेरे ईयर ड्रम में जा रहा होगा, तो ये ईयर ड्रम में वेरी कर सकता है, किसी को ये जो साउंड आ रहा है वो कम आ रहा होगा, उसके ईयर ड्रम तक कम पहुंच रहा होगा, और किसी में ये ज्यादा पहुंच रहा होगा। मतलब इंटेंसिटी ऐसे डिपेंड करता है। दूसरा क्या होता है जिस पर लाउडनेस डिपेंड करता है, वो होता है आपका सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर। जैसे कि अगर हम लोग जैसे अभी यंग है तो हम लोग को कोई भी जो आवाज आएगी वो क्या है, नॉर्मल। मैं आपसे जैसे अभी बात कर रहा हूँ तो आपको नॉर्मली सुनाई दे रही होगी, बट जो थोड़ा ओल्ड एज हो जाते हैं उनको क्या होता है, उनका सेंसिटिविटी क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब हमें थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ता है तब उन्हें समझ में आता है। तो इसका मतलब लाउडनेस पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जो लाउडनेस होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। इसका मतलब किसी आदमी को, मान लेते हैं हम अपना जो नॉर्मल साउंड से बात कर रहे हैं, यही नॉर्मल साउंड किसी को ठीक ठाक लगेगा, और किसी को हो सकता है लो लगेगा, और किसी को हो सकता है ज्यादा भी लग जाए कि हम बहुत तेज बोल रहे हैं, ठीक है। सो लाउडनेस क्या होता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये एक सब्जेक्टिव नेचर का होता है। बाकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी का तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला होता है एक हिसाब से यूनिट पढ़ा ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी क्या होता है, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। तो अभी से याद रखना बच्चा लोग कि ऑब्जेक्टिव मतलब मेजरेबल क्वांटिटी, और सब्जेक्टिव मतलब वो ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, और वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक्चुअली में आते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि जो हमारा लाउडनेस होता है, लाउडनेस होता है क्या क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट लाउडनेस, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, विच यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, विच अफेक्ट लाउडनेस, विच अफेक्ट क्या, लाउडनेस। उसमें सबसे पहला आता है एम्पलीट्यूड। बाबू दोबारा बोलो, एम्पलीट्यूड। तो ये सब वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखो मैं थोड़ा सा ग्राफ बना रहा हूँ, डरने का नहीं है, समझने का है, ठीक है। ये ग्राफ में क्या, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। तो जैसा कि मैं कोई साउंड बोल रहा हूँ, ठीक है, तो एक वेव बनता है, ये साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये तो जानते हो ना। मान लेते हैं ऐसा वेव बना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, बहुत ही अच्छा मस्त मक्खन जैसा एक वेव बना। मान लेते हैं वेव ऊपर 2 मीटर गया और नीचे में -2 मीटर, ये +2 हो गया, ये -2। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि ये जो हमारा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से वेव कितना मैक्सिमम ऊपर गया और कितना मैक्सिमम नीचे गया, दैट इज known as amplitude. What is amplitude? It is the displacement of the wave from its mean position. Maximum displacement of the wave from its mean position. Maximum displacement of the wave from its mean position on either side. या इस साइड में देखो या इस साइड में देख लो कि मैक्सिमम कितना गया। तो मैक्सिमम कितना गई है ये वेव, 2 मीटर गई है ऊपर नीचे, अगर ये मीटर में है, ठीक है। तो इस साइड होता है आपका डिस्प्लेसमेंट और इस साइड होता है आपका टाइम। तो अभी हमने सिंपल से ये देखना है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर वेव, ये जो हमारा लाउडनेस है वो डिपेंड करता है, ये पहला फैक्टर हो गया। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बोले तो बोलेंगे ये जो आपका अभी हमने आपका अभी ग्राफ यहाँ बनाया है, इस ग्राफ में एम्पलीट्यूड कितना है, बहुत अच्छा, आपका आंसर हो गया 2। तो लाउडनेस का वैल्यू कितना आएगा, मतलब लाउडनेस कैसे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब लाउडनेस 4 गुना हो जाएगी। हमने एम्पलीट्यूड को 2 किया तो लाउडनेस 4 गुना हो गया, क्योंकि लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर मेरे ख्याल से आपके लिए क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। जो सेकंड फैक्टर यहाँ पर प्ले आता है वो होता है हमारा डिस्टेंस। जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो हो गया हमारा डिस्टेंस। जो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, लाउडनेस डिपेंड इनवर्सली अपॉन द डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब इसको भी समझा जा सकता है आसानी से। अगर समझना, ठीक है, आराम से समझो कि अगर कोई आदमी मेरे सामने में, अगर कोई मेरे सामने है तो मैं अगर धीरे से भी बोलूँ या एक नॉर्मल आवाज में बोलूँ तो वो सुन लेगा। यही आदमी अगर थोड़ा और दूर चले जाए तो वो क्या सुन पाएगा। मतलब लाउडनेस और जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली है, डिस्टेंस कम लाउडनेस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा लाउडनेस कम। मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ठीक है। तो अब इसमें बोलेगा स्पेसिफिकली आप बताओ तो क्या, लाउडनेस डिस्टेंस के ऊपर तो इनवर्सली डिपेंड करता है, लेकिन इसका स्क्वायर के ऊपर, जैसे अभी हम लोग का एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा था ना, लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बहुत अच्छा। लाउडनेस आल्सो डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, बट डिस्टेंस का आल्सो स्क्वायर, समझ रहे हो। अगर मान लेते हैं कि
कोई चीज है, ठीक है, वो 2 गुना मेरे सामने आई, 2 गुना मेरे सामने मतलब मेरे सामने आ गई, तो लाउडनेस क्या हो गया अगर वो मेरे सामने आ गया, ठीक है, अगर कोई चीज है जो 2 गुना मेरे सामने आ गया, तो मेरा और उसका बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो मेरे और उसके बीच का डिस्टेंस 2 गुना कम हो गया, तो लाउडनेस 4 गुना ज्यादा उसको सुनाई देगा। लाउडनेस उसको 4 गुना, क्योंकि मेरे सामने आ गया ना, तो अगर वो 2 गुना अगर मेरे सामने आ गया तो मेरे लाउडनेस उसको 4 गुना ज्यादा सुनाई देगा, और वो 2 गुना पीछे चल गया तो मेरा लाउडनेस 4 गुना कम हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड तो करता है, बट उसके स्क्वायर की तरफ डिपेंड करता है। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करो, मेरे ख्याल सब चीज समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक हमने 2 फैक्टर की बात कर ली, एक हमारा था एम्पलीट्यूड और दूसरा था आपका डिस्टेंस। तीसरा जो चीज होता है वो होता है सरफेस एरिया। क्या होता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बहुत आसान है समझाना, ठीक है। देखो मैं बोलूंगा ये जो हमारे पास सामने में ये चीज है ना, मिटाने के लिए, तो इसका सरफेस एरिया कितना है, इतना है इसका सरफेस एरिया। और ये जो बोर्ड है इसका सरफेस एरिया कितना है, इतना सरफेस एरिया। ये रहा मेरे पास मार्कर, सुनना आवाज, ठीक है, कितना आवाज आ रहा है, किसका आवाज ज्यादा आया, इसका कि इसका। ऑब्वियसली इसका ज्यादा आया, क्यों आया, इसका सरफेस एरिया कम था और इसका सरफेस एरिया ज्यादा था। मतलब जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा लाउडनेस। तो लाउडनेस का हमारा तीसरा फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा लाउडनेस। वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है आपका बेसिकली डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी। सो डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लो एयर है, ठीक है, एयर का डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। वही जो हमारी ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसका डेंसिटी ज्यादा होता है क्योंकि इसका पार्टिकल पूरा एकदम सामने सामने। थोड़ा सा बचपन में पढ़े होंगे कि सॉलिड का जो पार्टिकल होता है सामने होता है और जो गैस होता है उसका पार्टिकल दूर। अब देखो यहाँ पर एयर है, ठीक है, यहाँ पर एयर है, देखो आवाज आ रहा है नहीं ना, आवाज आया। तो मतलब कि जितना ज्यादा वो डेंसर होगा पार्टिकल उतना ज्यादा लाउडनेस, जितना ज्यादा डेंसर उतना ज्यादा लाउडनेस। और फिफ्थ पॉइंट होता है प्रेजेंस। प्रेजेंस ऑफ आपका एक क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग बॉडी। हाँ, रेजोनेटिंग बॉडी। सो प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी, क्योंकि ये देखो ये थोड़ा सेकंड एक्सरसाइज में था जो मैंने समझाया था, फिर भी चलो समझते हैं। रेजोनेंस एक ऐसा टेक्निक है जहां पर जो अप्लाइड जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं वो बॉडी के जो उसका क्या बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है उससे मैच कर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरे सामने एक ये रेजोनेंट वाला बॉडी है जहां पर मतलब हम कुछ भी बात बोल रहे हैं और जो एनर्जी जा रहा है इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जा रहा है, तो ऑब्वियसली लाउडनेस तो बढ़ जाएगा ना, यहाँ लाउडनेस तो बढ़ ही गई। तो यही बात है, अगर ये बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा समझना जरूरी नहीं है, ठीक है, कि अगर मेरे सामने कोई रेजोनेटिंग बॉडी अगर है मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी मेरे फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो हमारा आवाज ऑब्वियसली कि लाउडनेस बढ़ जाएगा। तो वही है लाउडनेस का पांचवा टॉपिक यही है, प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी। अगर कोई भी रेजोनेटिंग बॉडी मेरे सामने है तभी भी लाउडनेस बढ़ जाएगा। तो ये 5 फैक्टर थे। सेकंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर था आपका ये एम्पलीट्यूड, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। सेकंड था आपका डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड था आपका सरफेस एरिया, फिर डेंसिटी, फिर प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी। इसके बाद जो आपका बेसिकली टॉपिक आता है वो होता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस। तो वो बेसिकली 2 चीजों में आपका मेजर होता है, एक होता है डेसिबल, ये एक होता है फूट, ठीक है। और इसमें एक तुम्हारा मतलब कि इक्वेशन करके भी दिया होता है ना, L = K log 10I, ठीक है, उसको खाली याद कर लेना, ठीक है। मैंने कभी उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं है, ठीक है, मिलेगा तो हम लोग क्वेश्चन के टाइम उसका भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ खाली इंपॉर्टेंट थी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डेसिबल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डेसिबल। सो 1 डेसिबल इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लाउडनेस। एक सेकंड मेरे पास बुक है, मैं थोड़ा सा देख के बताता हूँ, ठीक है। तो 1 डेसिबल क्या होता है, 1 डेसिबल इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेवल ऑफ लाउडनेस व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड बाय 26%। थोड़ा अजीब डेफिनेशन है बट अभी हम लोग इसका डेप्थ पे नहीं जाना, इसको ऐसे ही याद रखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी बात बोल रही है, ठीक है, आपको सिंपल से याद रखना है कि अगर हम लोग इंटेंसिटी हमने समझ लिया, अगर हम लोग इंटेंसिटी को 26% बढ़ा देंगे तो 1 डेसिबल साउंड आपका बढ़ जाएगा, 1 डेसिबल साउंड बढ़ जाएगा। तो बेसिकली 1 डेसिबल बढ़ जाएगा मतलब क्या है, 1 डेसिबल, डेसिबल किसका यूनिट है, लाउडनेस का। अगर हम बोलेंगे कि लाउडनेस को मेरे को 2 डेसिबल करना है, 2 डेसिबल, मान लेते हैं 0 डेसिबल था, 0 डेसिबल से मेरे को 2 डेसिबल करना, तो मेरे को 52% अपना इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। बेसिक सी बात है। अगर वही 0 डेसिबल से मेरे को यहाँ पर 4 डेसिबल करना है
ठीक है। तो 1 बढ़ाने के लिए 26% करना है, तो 4 करने के लिए 26 × 4 कर दो, 6 24, 2 4 2 8 2 10, 104% मेरे को अपना इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे थोड़ा सा जितना बता दिए इतने काफ़ी है, और ज़्यादा इसमें से नहीं पूछने वाला। ठीक है, स्टार्ट। तो एक बात को हमेशा याद रखना कि लाउडनेस का जितना भी फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लाउडनेस का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लाउडनेस का होता है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देख लो, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो तुम्हारे बुक में, मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक वेव है, ठीक है, और एक सेकेंड ग्राफ है मेरे पास, इसके पास ये वेव है। ठीक है, जस्ट सपोज इसका जो वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, इसका जो वैल्यू मान लेते हैं 2 है, और इसका जो वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 4। नीचे मैं नहीं बना रहा हूँ, नीचे मतलब बना लो -2 इसको लिख लो और इसको -4 लिख लो। ठीक है, मैं बोलूँगा, ध्यान समझना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ये जो दो मेरे पास वेव है, ठीक है, मान लेते हैं इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। सो विच वेव शोज ग्रेटर लाउडनेस, इनमें से कौन सा वेव है जो ये दिखा रहा है जो ज्यादा लाउडनेस होगा? अगर आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। क्यों करेक्ट हो? क्योंकि लाउडनेस इसका ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा तो लाउडनेस भी ज्यादा। एम्पलीट्यूड इस ग्राफ का कितना है? 2 है, क्योंकि एम्पलीट्यूड वही होता है ना कि मीन पोजीशन से वेव कितना ऊपर है और कितना नीचे है। बेसिकली इसमें मीन पोजीशन से कितना ऊपर है और कितना नीचे है। सो मीन पोजीशन से इसमें 2 ऊपर था और इसमें 4 ऊपर था, तो ज्यादा क्या हुआ? ये मतलब इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड ज्यादा, तो जिस ग्राफ का एम्पलीट्यूड ज्यादा उसका ज्यादा लाउडनेस। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, इसके बाद एक छोटा टॉपिक होता है नॉइज पॉल्यूशन। सो उसमें मतलब बेसिकली यही डिफाइन किया है, क्योंकि देखो जो हमारा साउंड होता है, जैसे कि इसको समझाने का स्टार्टिंग यही होता है कि विस्पर करना। ठीक है, हम लोग जब फुसफुसा के नहीं बात करते हैं, ठीक है, तो वो जो आवाज होता है उसका अगर मुझे लाउडनेस कितना होता है तो 0 डेसिबल होता है। हम लोग जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं मेरे ख्याल से 30 डेसिबल होता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से जो भी ये वैल्यूज अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो देख लेना। ठीक है, सो नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होता है वो होता है आपका 30 डेसिबल। समझ रहे, नॉर्मल होता है जो नॉर्मली बात कर रहे हैं। सो एक होता है 120 डेसिबल। 120 डेसिबल ये जो नॉइज है, मतलब कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज। अगर साउंड जो है 120 डेसिबल से ज्यादा का अगर कोई साउंड होता है, मतलब कोई भी साउंड जिसका जो लाउडनेस है वो 120 डेसिबल से ज्यादा है, तो वो क्या कंसिडर होता है? नॉइज। तो आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉइज, तो सिंपल से लिखना लेवल ऑफ लाउडनेस more than 120 decibel is known as okay. So we have covered loudness in the best possible manner. और इसके बाद जो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच। ठीक है, क्रिकेट का पिच नहीं, सिंपल सा पिच। मतलब कि ये दूसरा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो दो साउंड को डिफरेंस कर सकता है, और मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर बंदा जोर से चिल्लाया और कोई बंदा थोड़ा सा धीरे चिल्लाया, तो बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस है लाउडनेस का। लेकिन फिर भी घर में जो हमारे मम्मी और हमारे पापा हैं, दोनों का आवाज दोनों डिफरेंट क्या है? ये बेसिकली एक मेल का और एक फीमेल का, दोनों का आवाज का डिफरेंस कैसे आता है, वो बेसिकली हम लोग डिफरेंस को, उस डिफरेंस को बोलने के लिए हम लोग पिच वाला वर्ड बोल सकते हैं। पिच का बेसिक मतलब होता है श्रिलनेस। ठीक है, श्रिलनेस। श्रिलनेस का मतलब कितना पतला आवाज है, ठीक है, या कितना मोटा आवाज है। ऐसे आप अपना नोट्स बना सकते हो। ठीक है, सो जिसका, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है, जिसका जितना पतला आवाज उतना ज्यादा पिच, और जिसका जितना मोटा आवाज होगा वहां पर पिच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेसिकली जो मेल होते हैं, ठीक है, उनका जो आवाज होता है वो क्या होता है? थोड़ा मोटा होता है, जिसकी वजह से पिच क्या हो गई? कम हो गई। वहां पर पिच या श्रिलनेस क्या हो गई? कम हो गई। और जिसका जितना पतला आवाज होता है, जैसे कि नॉर्मली जो फीमेल्स होती है, जो गर्ल्स होती है, उनका जो आवाज होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, जिसकी वजह से उनका पिच जो होता है ज्यादा होता है। वैसे एक बच्चा भी जो होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है जो रोता है बहुत जोर से, ठीक है, तो वो जो रोता है, ठीक है, उसका जो आवाज होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है आवाज। ठीक है, उस समय उसका पिच जो होता है काफी हाई होता है। सो यही बेसिक मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन वही ऐसे लिख सकते हो कि पिच एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक साउंड है जो दो साउंड का डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसका एक श्रिल आवाज होगा, जिसका एक फ्लैट आवाज होगा, ऐसे। अच्छा, पिच में एक अच्छा कहानी है कि बहुत ज्यादा फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। लेट्स डू अ क्वेश्चन, और आपको बेटर समझ में आएगा कि हम यहाँ पर
क्या बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ देखो मैं फिर से 2 ग्राफ बनाता हूँ और इसमें थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिकली जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, ये देखो ये बना मेरा एक वेव, बहुत लोगों को पता नहीं होता एक वेव कितना होता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ गया एक वेव। अब देखो मैं यहाँ पर दूसरा वेव बना रहा हूँ, ठीक है। ये बना हमारा दूसरा वेव, थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बट प्लीज थोड़ा सा अपने से कर लेना, ठीक है। ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रहा और ये हमारा रहा टाइम। वैसे मैं एक और छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ एक वेव और फिर यहाँ से यहाँ दूसरा वेव। बहुत अच्छा, मान लेते हैं ये हो गया हमारा इस पॉइंट पे 1 सेकेंड, ध्यान समझना, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर मेरा रहा 1 सेकेंड, ठीक है। अगर मैं, और इस समय इस साइड तुम्हारा टाइम है, ठीक है, और इस साइड तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। अभी हम लोग पिच देख रहे हैं तो हम लोग को खाली किसके ऊपर ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर केस में ए वाले डायग्राम में कितना इसका वेव बना है, तो देखो 1 2, मतलब 1 सेकेंड में इसने 2 वेव्स बनाए हैं, इसने 2 वेव्स बनाए। और मैं बोलूं 1 सेकंड में इसने कितना वेव बनाया, ये जो फिगर हमारा बी है, तो इसने 1 सेकंड में सिर्फ 1 वेव बनाया, 1 वेव ओनली। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, जो फ्रीक्वेंसी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, जो पिच होती है हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड या नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितना वेव बना, 1 सेकंड में यहाँ पर 2 वेव बना और 1 सेकंड में यहाँ पर 1 वेव बना। तो ज्यादा वेव कहाँ बना, यहाँ पे, कि 1 सेकंड में इसने 2 वेव बना दिया और ये 1 सेकंड में 1 ही वेव बनाया। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ऑब्वियसली ए वाला का ज्यादा। तो पिच क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा पिच। तो अगर मैं बोलूं ये जो डायग्राम है हमारे सामने, इसमें किसका पिच ज्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं, अब तो फ्रीक्वेंसी बच्चा हो गया। और डायरेक्ट आपसे पूछेंगे किसका पिच यहाँ ज्यादा है, तो बोल देना इसका ऊपर। बोले क्यों, क्योंकि पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है और ये दोनों डायग्राम में इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, इसलिए इसका ज्यादा पिच हुआ। वेरी गुड, स्टार्ट। सो इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है सब्जेक्टिव नेचर ऑफ पिच एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फिर से यार यहाँ पर बताने से अच्छा यार, चलो ठीक है लिख देता हूँ कि सब्जेक्टिव नेचर किसका होगा, आपका पिच का होगा, क्योंकि पिच को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। पिच जो होगी आपकी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। और ऑब्जेक्टिव नेचर क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी का होगा, क्योंकि हमने देखा अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो उस डेफिनेशन को याद रखना कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव नेचर में आ जाएगा और जो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा वो आपका सब्जेक्टिव। बस इतना ही लिखना, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग 2 साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड साउंड क्या हो गया, क्वालिटी। अब ये जो है थोड़ा सा अलग है लेकिन ये भी आसान है, ठीक है, जिसको हम लोग टिम्ब्रे भी बोलते हैं। तो प्लीज लर्न बोथ द वर्ड, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, ठीक है। तो क्वालिटी या वेव फॉर्म जो होता है, पहली बात तो याद रखो, इसके ज्यादा समझने से अच्छा हम लोग डायरेक्ट डायग्राम या क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है किसका ऊपर, वेव फॉर्म। थोड़ा सा रिवाइज करो, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, जो उसका मेन फैक्टर है। अभी जब हमने पढ़ा पिच, ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी का ऊपर, ठीक है। और ये जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा क्वालिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्ब्रे। ये वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स डू अ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि ये जो आपका वेव है, ये जो सिंपल सा आपका वेव है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट टाइम कुछ नहीं बनाने वाले, ठीक है। सिंपल से यहाँ डायग्राम देखो, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये जो आपका वेव यहाँ पर हम बना रहे हैं, देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा खराब बना डायग्राम, लेकिन फिर भी डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बना ए और ये बना बी, क्या ये दोनों में कुछ डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। दोनों का वेव का जो फॉर्म है, वेव बनने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें थोड़ा ऐसे बन रहा है, इसमें थोड़ा ऐसे 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 पहाड़ पर्वत जैसा बन रहा है। सो एक्चुअली इसको बनाया गया है कि ये माना गया है कि ये ट्यूनिंग फॉर्क का क्या है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है बेसिकली डायग्राम। और ये जो आपका पियानो का, क्या हमें इतना याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एग्जाम्पल है यार, आप थोड़ा मोड़ा जितना भी बुक का एग्जाम्पल खाली उसको थोड़ा बहुत देख लो। बस यहाँ पर क्या है कि देखो ये भी 2 साउंड है, कि हमें पता है ना कि एक जो हमारा गिटार होता है या फिर एक हमारा बांसुरी होता है, दोनों का साउंड डिफरेंस है। मान लेते हैं कि गिटार को भी हम उतने ही लाउडनेस से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं जो गिटार है हमारा, ध्यान समझना, ठीक है, जो हमारा गिटार है वो हमारा 10 डेसिबल का साउंड लाउडनेस से बजा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा बांसुरी होता है, जो हमारा फ्लूट होता है, मान लेते हैं उसको भी 10 डेसिबल से हम लोग बजा रहे हैं, दोनों का लाउडनेस तो सेम है। क्या अब हम लोग साउंड को मतलब डिवाइड कर सकते हैं कि ये दोनों साउंड में डिफरेंस है? नहीं, लाउडनेस का बेसिस पे तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर नहीं कर सकते।
समझना ध्यान से क्वेश्चन, ठीक है। दोनों का लाउडनेस यहाँ पर सेम है। और अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी को भी सेम कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये 5 वेव बना रहा है 1 सेकंड में और ये भी 5 वेव बना रहा है 1 सेकंड में। अब बोलोगे कि ये दोनों साउंड तो डिफर ही है ना, कहाँ गिटार कहाँ फ्लूट, लेकिन दोनों का लाउडनेस तो सेम, दोनों का फ्रीक्वेंसी तो सेम, फिर भी अलग आवाज। अब अलग आवाज, अब किस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करें, तब आता है हमारा क्या, क्वालिटी। ये हमें बचाने आता है कि भैया बोलता हम ही वो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे आपको ये दोनों साउंड, जिसका सेम लाउडनेस हो गया था, सेम फ्रीक्वेंसी हो गया था या सेम पिच हो गया था, फिर भी ये दोनों आवाज अलग अलग आ रहा था ना। तो ये आवाज अलग कैसे आ रहा था, क्योंकि दोनों का क्वालिटी, दोनों का वेव फॉर्म अलग अलग था। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आएगी। तो वेव फॉर्म या बेसिकली वेव फॉर्म था आपका वो जिस एक फैक्टर है जिसका ऊपर ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्वालिटी वो ऐसा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो दो साउंड को डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसका सेम लाउडनेस हो जाए, सेम मान लेते हैं दोनों का फ्रीक्वेंसी या सेम पिच है, फिर भी दोनों आवाज क्यों अलग है, तो वो लोग का वेव फॉर्म अलग था। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। ओके, सो अब हमारा सबसे लास्ट टॉपिक खाली बच गया है। व्हाट इज दैट, दैट इज म्यूजिक। म्यूजिक किसको नहीं पसंद है, नॉइज किसी को पसंद नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज, एंड बेसिकली व्हाट इज म्यूजिक एंड व्हाट इज नॉइज इन फिजिक्स टर्म, कि फिजिक्स के टर्म में हमारा म्यूजिक और नॉइज क्या है। देखो म्यूजिक क्या होता है, जो प्लेजेंट होगा, नॉइज क्या होता है, जो अनप्लेजेंट होता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको बेसिकली समझ में भी आ रहा होगा। तो ये डिफरेंस आप अपने बुक में देखना, आपको काफी ज्यादा वर्ड मिल जाएंगे। सो म्यूजिक क्या होता है, जो कि प्लेजेंट होगा, ठीक है, और नॉइज क्या होगा, जो कि अनप्लेजेंट होगा, अनप्लेजेंट। जो नॉइज होता है हमारा, ठीक है, जो नॉइज होता है वो बेसिकली 0 से 30 डेसिबल के बीच में इसका लाउडनेस वेरी करता है। और नॉइज हमने समझ चुका था, जिसका जो लाउडनेस है वो 120 डेसिबल से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 120 डेसिबल, तो वो क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। तो म्यूजिक क्या होता है, इसका जो भी हमारा वेव बनता है, ठीक है, जो वेव बनता है वो रेगुलर बनता है। मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर बोलने का मतलब, यहाँ थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं हम लोग अभी म्यूजिक का बना रहे हैं, म्यूजिक का क्या है, एकदम मस्त प्लेजेंट रेगुलर बन रहा है, तो ये बोले कि भैया ये म्यूजिक का है डायग्राम, ठीक है। और अगर हम बोले नॉइज का बनाओ, तो यार तो ये क्या बन गया, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉइज हो गया, जो कि इर्रेगुलर शेप का होता है। सो ये 3 बेसिक है, बाकी आपके बुक में और भी दिया होगा, लेकिन ये चीज समझाने के लिए मेरे ख्याल से काफी है, जो आपको म्यूजिक और नॉइज के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। थोड़ा सा हल्का सा फास्ट था, मैं समझ सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से मैंने उन ही वर्ड का यूज किया जो आपको समझाए और थोड़ा तरीके से समझाए, और ये वीडियो आपके लिए रिवीजन के लिए भी काम आ जाएगा। सो लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हियर। प्लीज से हाउ वाज द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हियर ओनली, एंड आई डेफिनेटली मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।